Hello everyone, my name is Karthik and I'm working as an officer in Bank of Baroda. I welcome you all on my YouTube channel Banking Tricks. So RBI असिस्टेंट मेंस के लिए हमारी सीरीज चल रही है जिसमें डेली हम लोग क्लासेस कर रहे हैं क्वांट्स की भी एंड रीजनिंग की भी। मेंस क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं, हर रोज सुबह 9 बजे क्लासेस होती हैं। जिन लोगों ने आपकी प्रीवियस क्लासेस अटेम्प्ट नहीं की है उन क्लासेस को जरूर अटेम्प्ट करो। आज की क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आप मोस्ट प्रोबेबली आपके इस साल एग्जामिनेशन में उसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस मेरी क्लासेस को पूरा एंड तक देखना। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ और डेली ये क्लासेस होती है उन क्लासेस को फॉलो किया करो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना मैं उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। पहले आप खुद से करने का ट्राई करो, कितना आप सोल्व कर पाते हो कितना नहीं कर पाते। स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपने पास अंडर रूट 100 एक्स की 4 एक्स की पावर 4 प्लस 125 एक्स की पावर 4। देखो ये होता है अपने पास 225 एक्स की पावर 4 अंडर रूट में है, तो ये आता है अपने पास 15 एक्स की स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 4 एक्स, इसका मतलब 11 एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 मतलब 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट कौन से बन जाएंगे, इसके बनेंगे -5 -6 तो इसके जो दो रूट बनते हैं अपने पास वो बनते हैं -1/3 एंड -2/5। ये दो रूट हमारे इक्वेशन 1 से बनते हैं। अब चलते हैं अपने इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 में हमें कहा गया है अंडर क्यूब अंडर रूट पावर 364 y की क्यूब। ओके, इसको खोलते हैं अपने सबसे पहले। तो ये बनता है अपने पास 4 की पावर 4y, ठीक है, मल्टीप्लाई 2y प्लस 19 और वो आ जाएगा 22y प्लस 49 इज इक्वल टू अंडर रूट 1600 का आ जाएगा 40। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बन के आती है वो आती है अपने पास 8y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 9, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है अपने पास 72। ठीक है, 72 के से इसके दो रूट्स निकालते हैं, क्या बन सकते हैं अपने इसके दो रूट्स, इसके बनते हैं अपने पास 18 एंड 4 डिवाइड बाई 8 और माइनस में दोनों रूट्स बनेंगे अपने पास, यानी इसके जो दो रूट आ गए अपने पास वो आ गए -1/2 एंड -9/4। इक्वेशन 1 के भी दो रूट आ गए, इक्वेशन 2 के भी दो रूट आ गए। ओके, अब चलते हैं हम आगे। फिर हमें कहा गया इफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2। अगर जो स्मॉलेस्ट रूट है, पहली बात तो देखो -9/4 और -1/5 में से स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है इसमें आपके पास। स्मॉलेस्ट रूट है हमारे पास -9/4, तो -9/4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है अपने पास 9/2 यानी कि -4/5। अब इस -4/5 को हमें कंपेयर करना है। फर्स्ट रिजल्टेंट हमें कहता है क्या ये ग्रेटर देन है -4 से, -4.5 क्या ग्रेटर देन है -4 से, बिल्कुल नहीं। इस वजह से अपना फर्स्ट रिजल्टेंट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड कहता है रिजल्टेंट +21 1/2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 5। ठीक है, रिजल्टेंट क्या था अपने पास -4.5 प्लस 21 1/2, क्या ये 5 का मल्टीपल है। देखो क्या ये 5 का मल्टीपल कहीं से भी बन रहा है, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ -4.5 प्लस 21.5, क्या ये आपको कहीं से भी 5 का मल्टीपल बन रहा है। ये तो 17 बनता है, 17 तो 5 का मल्टीपल है नहीं, इस वजह से अपना सेकंड जो है रॉन्ग हो जाता है। थर्ड में कहता है रिजल्टेंट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1। क्या ये जो रिजल्टेंट है -4.5 ये स्मॉल छोटा है स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 का स्मॉलेस्ट रूट देख लो कौन सा था, ये तो रूट था अपने पास 0.3 एंड ये था अपने पास 0.4, दोनों माइनस में थे अपने पास। ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट रूट कौन सा था अपने पास, माइनस का 0.4। क्या जो माइनस का 4.5 है वो लेस देन है अपने पास माइनस का 0.4 से, बिल्कुल लेस देन है। इसका मतलब अपने पास थर्ड राइट है हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनली 3 फॉलोस। ओके, समझ आया आपको। इसी तरह इक्वालिटी इक्वेशन आपको वहां पे देखने को मिलती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है प्रीलिम्स से। जहां से भी आप कर रहे हो प्रीलिम्स में, मेंस में भी प्रीलिम्स लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको करने का कोई फायदा नहीं है, उस लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब नहीं आती है मेंस में। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। वीडियो को पॉज करो, उसको डेटा इंटरप्रिटेशन को समझने का ट्राई करो, कितना कुछ आपसे निकलता है, जो भी डेटा निकलते हैं उसको निकालो खुद से, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। तो इसमें हमें कहा गया गिवन पाई चार्ट शोस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मार्केट प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स। हमें परसेंटेज बता रखा है टोटल मार्केट प्राइस का 5 अलग अलग टाइप्स के आइटम्स में। ठीक है, सबसे पहले कहा गया कि बार ग्राफ शोस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोस 5 आइटम्स। ओके, जो बार ग्राफ दे रखे हैं वो हमको परसेंटेज बता रखे हैं एंड टोटल मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स टुगेदर इज 5000। सभी आइटम्स का टोटल मार्क प्राइस दे रखे हैं हमको। पाई चार्ट के अंदर देखते हैं हम, पाई चार्ट के अंदर हमको परसेंटेज बता रखे हैं मार्क प्राइस का
टोटल मार्क प्राइस हमको दे रखा है 5000 और उनका अलग अलग परसेंटेज भी बता रखे हैं हमको ABCD में क्या क्या परसेंटेज है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद बार ग्राफ में देखता हूँ, तो बार ग्राफ में मेरे को परसेंटेज दिखता है, कुछ डिस्काउंट परसेंटेज दे रखे है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखे हैं। हमारे पास मार्केट प्राइस है, ठीक है, उससे हमारे पास डिस्काउंट का परसेंटेज है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास अगर प्रॉफिट का भी परसेंटेज है तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा। सारे डेटा से यहाँ से निकल सकते हैं। पहले ये सारे डेटा निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो, ठीक है, पांच पांच ही आइटम्स थी अपने पास। सबसे पहले बात करते हैं मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस टोटल कितना है अपने पास 5000, परसेंटेज दे रखे हैं, तो ए का मार्क प्राइस था अपने पास 25000, तो ये आ जाएगा अपने पास 1250। बी का था 20%, तो ये आ जाएगा अपने पास 1000। सी था 2200, ये देखिए 1100। डी का था अपने पास 18% 900 एंड लास्ट था ई 15%, यानी कि 750। ये हो गया अपने पास मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, फिर उससे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको डिस्काउंट परसेंटेज पता होना चाहिए। डिस्काउंट परसेंटेज हमको दे रखा है ए का 10%, यानी कि जब 10% डिस्काउंट दिया गया तब उसका सेलिंग 10% डिस्काउंट लेस कर देंगे तो वहाँ हमारे पास उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 10% डिस्काउंट लेस कर देते हैं, तो इसका 10% डिस्काउंट हो जाएगा 125, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1125, ठीक है। बी के अंदर हमको दे रखे 5% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 950। सी में दे रखे हमको 25% का डिस्काउंट, सी के अंदर 25% का डिस्काउंट दे रखा है, तो इसका 1/4 निकाल लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा अपने पास 825। डी में क्या रखा है 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट निकालते हैं तो ये आता है 720। ई में भी 20% का डिस्काउंट है, तो ये आ जाएगा 600। ये निकल गया अपने पास सबका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकल चुका है। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। इसका कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस के लिए हमको क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर हमें पता चल जाए उसका कितने परसेंट का प्रॉफिट है या उसका कितने परसेंट का लॉस है, तो उसमें ऐड और लेस करके हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। वैसे ही करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट में देखो सभी में प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। तो सबसे पहले ए के अंदर, ए में 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 25% का प्रॉफिट हुआ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यानी कोई आइटम का कॉस्ट प्राइस 4 था तो उसका सेलिंग प्राइस 5 था, तभी 25% का प्रॉफिट हुआ है। और 25% प्रॉफिट की जो सेलिंग प्राइस था अपने पास, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 1125। क्या मैं इससे कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता? इसे बिल्कुल कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। ये कट जाएगा अपने पास 225 1000, तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1000। फिर अपने को बी के अंदर इस तरह से कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं, 25% का प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। इसमें भी अपने 25% के प्रॉफिट से निकाल लेंगे, ये आ जाएगा अपना 760। सी में देखते हैं 10% का प्रॉफिट है, यानी 11, तो 10% 11 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आता है अपने पास 77 और ये आ जाएगा 750। उसी तरह डी के अंदर अपने पास 20% का प्रॉफिट है, ये आ जाएगा 600 रुपये कॉस्ट प्राइस। ई के अंदर भी 20% का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 500। इससे हमारे पास सब कुछ आ चुके हैं। मार्केट प्राइस भी हमने निकाल लिया, सेलिंग प्राइस भी हमने निकाल लिया एंड कॉस्ट प्राइस भी हमने निकाल लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में। जब सारा डेटा एक बार निकल जाए ना, उसके बाद ही क्वेश्चन में जाना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें कहा गया कि देयर इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 इफ आइटम ई इज सोल्ड एट p% लॉस, ठीक है, वेयर p इज द हाईएस्ट रूट दे रखे हैं हमको, ठीक है, एंड आइटम सी सोल्ड एट p माइनस q% प्रॉफिट, q इज द लोवेस्ट रूट है अपने पास। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ई एंड सी। ई और सी का सेलिंग प्राइस बताना है अपने। देखो इसमें इक्वेशन है अपने पास x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट कौन से बन जाएंगे अपने पास? 20 और 5। हाईएस्ट रूट p अपने पास मिल जाएगा 20 एंड लोवेस्ट रूट q अपने को मिल चुका है यहाँ से 5। दोनों रूट मिल चुके हैं अपने पास। अब बात करते हैं सबसे पहले e की। देखो ई के बारे में कह रहा है कि ई इज सोल्ड एज p% लॉस, ठीक है। तो अपने पास ई में देख लेते हैं कितना कॉस्ट प्राइस था पहले ई का। ये देखो ई का कॉस्ट प्राइस था अपने पास 500, ई का कॉस्ट प्राइस था 500। उसको 20% के लॉस पे उसने बेच दिया गया, 20% के लॉस पे बेच दिया, इसका मतलब 4/5 में बेच चुका है। 400 रुपीज में उसने ई को बेच दिया, ठीक है। उसके बाद आइटम सी की बात करते हैं। सी को उसने सोल्ड किया p माइनस क्यू% प्रॉफिट पे। सो p माइनस क्यू% प्रॉफिट में यानी कि 15% प्रॉफिट पे सी को उसने सोल्ड किया 15% के प्रॉफिट पे। और सी का कॉस्ट प्राइस कितना अपने पास 750। सी का कॉस्ट प्राइस अपने पास 750 था। इसका प्राइस निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 7500 15 2
पॉइंट्स में आएगा ना ये सारा अपने पास। 15 2, चलो पॉइंट्स में निकाल लेते हैं। 15 5 75, 7 15 7 22, तो 17 इंटू 2, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से 2 8 16 2 12, 862.5। और हमको क्या बताना था, हमें बताना था डिफरेंस, तो 400 लेस कर देंगे इसमें से, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 462.5। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करें और बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें कहा गया रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ डी एंड एफ का। डी और एफ का कॉस्ट प्राइस दे रखे हमें 3:2। मार्केट प्राइस बता रखे एफ का जो है अपने पास x प्लस 150, ये अपने पास मार्केट प्राइस है। ठीक है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी और जी, बी और जी का भी कॉस्ट प्राइस दे रखे अपने को 4:5। मार्केट प्राइस बता रखे है जी का 3x प्लस 275। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एफ इज सेम एज आइटम ए, डिस्काउंट ऑफ एफ इज सेम एज आइटम डी, फाइंड द डिस्काउंट ऑफ आइटम जी, प्रॉफिट है 20%। ठीक है, दो नई आइटम इसने इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं इसमें अपने पास एफ और जी। ठीक है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं अपने पास एफ और जी को। एफ के बारे में देखो क्या बता रखा है इसने, एफ का जो कॉस्ट प्राइस है और डी का कॉस्ट प्राइस है उसका उसने हमको रेशियो दे रखा है। जब रेशियो दे रखा है तो एफ का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। देखो डी का कॉस्ट प्राइस क्या था अपने पास 600, तो 600 डी का कॉस्ट प्राइस था, तो डी और एफ का रेशियो कितना था अपने पास 3:2। एफ का कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा 400। यह जो है अपने पास निकल चुका है एफ का कॉस्ट प्राइस। फिर हमें बता रखा है मार्केट प्राइस ऑफ एफ। एफ का मार्केट प्राइस क्या है अपने पास, ये है अपने पास x प्लस 150। ये क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। फिर हमें ये कहता है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी और आइटम जी। ठीक है, अब जी के बारे में बता रखे हमको, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी और जी का रेशियो दे रखा है उसी तरह से। आइटम बी का कॉस्ट प्राइस था अपने पास 760। ठीक है, हाँ तो आइटम बी का कॉस्ट प्राइस था अपने पास 760 देखो, और जी का था 4:5 में। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 950 आ जाएगा ये अपने पास। तो जी का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 950। ओके, जी का कॉस्ट प्राइस, जी का मार्केट प्राइस हमको दे रखे हैं जो कि है 3x प्लस 275। ये अपने पास जी का मार्केट प्राइस भी निकल गया। फिर ये कहता है कि इफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एफ इज सेम एज आइटम ए, यानी कि एफ का जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो सेम था जितना ही ए का प्रॉफिट परसेंटेज था। ए का प्रॉफिट परसेंटेज हमको चार्ट में दे रखा था, ए का प्रॉफिट परसेंटेज था अपने पास 25। इसका मतलब एफ का प्रॉफिट परसेंटेज भी 25% होएगा, तो एफ का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 500। क्या क्या एफ का सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड फिर ये कहता है हमको एंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एफ इज सेम एज डी। अभी तक हमको देखा इस, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एफ इज सेम एज एस, और जो उसका डिस्काउंट परसेंटेज था एफ का वो सेम था डी का। ओके, तो डी का डिस्काउंट परसेंटेज कितना है अपने पास 20%। यानी कि मेरे को ये पता है कि यहाँ जो डिस्काउंट हुआ है ना ये 20% का डिस्काउंट हुआ है। और आपको पता है कि सेल प्राइस निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूं या फिर मैं मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट लेस कर दूं, तो अपना सेल प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस अपने को पता चल चुका है 500। अब ये 500 क्या है, 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, इसका मतलब 4:5 का रेशियो हो जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो इससे मैं मार्केट प्राइस की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई 5/4 कर देते हैं इसका अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 125, ये आ जाएगा अपने पास 625। 625 की वैल्यू क्या है अपने पास x प्लस 150। ओके, तो ये आ जाएगा अपने पास, एक सेकेंड, ये आ जाएगा अपने पास 475 x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 475। अब हमें इसने कहा है कि फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ आइटम जी टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20%। जब x की वैल्यू आ गई तो मेरे पास x का मार्केट प्राइस भी आ जाएगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे अपने, ये आ जाएगा 1425। 1425 में 275 और ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा अपना 1700। ये आ गया अपने पास जी का मार्कअप प्राइस। मार्केट प्राइस आ चुका है जी का, तो हमको फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ जी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि अगर मैं जी में 20% का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो मुझे उसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 20% प्रॉफिट में, यानी कॉस्ट प्राइस के अंदर मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा 20%। ठीक है, यानी इसमें मैं 190 और ऐड कर देता हूँ, तो अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ से 1140। तो यहाँ कितने परसेंट का डिस्काउंट मिले, डिस्काउंट मिलता है अपने पास मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 560। ये आता है अपना 34 17 51 32 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें कह रखा है कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज एक्स। ठीक है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस था बी का वो एक्स है, एंड डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम डी एंड सी इज वाई। पहले तो हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बी का, देखो बी का मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितने का था अपने पास, ये था अपने पास 240 का डिफरेंस था। इस 240 की वैल्यू है अपने पास एक्स। और वाई की बात कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस जो था अपने पास आइटम डी और सी का डिफरेंस, ये सी वैल्यू वाई। तो डी और सी में सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी थी अपने पास, डिफरेंस कितना है अपने पास, ये था अपने पास 105। तो वाई की वैल्यू थी अपने पास 105। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब ये कहता है कि राम ने इन्वेस्ट किया 5x एट 20% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, राम ने इन्वेस्ट किया 240 इंटू 5, 20% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, एंड 5y यानी कि 105 इंटू 5, ये इसने इन्वेस्ट किया 10% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। ओके, हमको फाइंड करना है टोटल इंटरेस्ट बाय राम, इस दोनों से राम को इंटरेस्ट कितना मिला वो इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये आ जाएगा 1/5 से 5 कट जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा 480। ठीक है, इसको काट लेते हैं अपने पास, ये कट जाएगा अपने पास 5 दूनी 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 105, यानी कि ये वैल्यू आ चुकी है अपने पास 585। अब हमको इसमें से बताना है कि 585 वैल्यू किसकी आई है, चेक कर लेते हैं अपने पास। सबसे पहले 6y होता है तो ये तो 630 हो जाता है, 630 में से 328 निकालता हूँ, ये तो आता नहीं 55। फिर आता है 240 माइनस 5 है, 240 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 1200 माइनस 4y 420, ये भी नहीं आती अपने पास वैल्यू। x प्लस वाई, ये अपने आता है अपने पास 345, उसमें 25 और ऐड कर लेते हैं, तो ये भी अपने पास 370 बचता है, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर है हमारे पास 2x प्लस 105, 2x प्लस 105 यानी कि 480 प्लस 105, ये आ गया अपने पास 585। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, इसी तरह क्वेश्चंस मिलते हैं आपको आरबीआई असिस्टेंट के अंदर, बिल्कुल सिंपल ऑप्शंस वगैरह नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपसे ट्रिकी पूछा जाएगा, थोड़े से वेरिएबल्स से दिखाए जाएंगे आपको, फिर ही क्वेश्चन बनेगा। बिना वेरिएबल के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं मेंस के अंदर, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, चलिए एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है, वीडियो को पॉज करो और इस डीआई को बनाओ खुद से। क्यूमुलेटिव डीआई है, छोटी सी डीआई है, टफ डीआई नहीं है, बिल्कुल इजी डीआई है, बस बनाने का ट्राई करो खुद से, आपसे बन जाएगी ये डीआई। इसमें हमें कहा गया कि बार द गिवन टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ पोइट्री बुक प्रिंटेड बाय पब्लिशर इन 3 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, 2011, 12, 13, एंड गिवन टेबल चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ पोइट्री बुक प्रिंटेड। ओके, सो कुछ बुक्स के बारे में बताया गया, टोटल नंबर ऑफ बुक्स अपने पास 2 टाइप की बुक्स है, इसमें पोइट्री बुक्स है, एक स्टोरी बुक्स है। ठीक है, सबसे पहले चार्ट के अंदर हमको बताया गया पोइट्री बुक प्रिंटेड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड, यानी पोइट्री बुक जितनी प्रिंट की गई टोटल में से वो बताया गया। सेकंड चार्ट के अंदर अपने को बताया गया नंबर ऑफ पोइट्री बुक प्रिंटेड, जो परसेंटेज बताया था फर्स्ट में सेम सेकंड में ही उसका नंबर बताया गया, लेकिन क्यूमुलेटिव के अंदर नंबर बताया हुआ है। क्यूमुलेटिव में बताया तो हमको उसको एक्चुअल नंबर भी निकालना पड़ेगा 2011, 12 और 13 का। 2011 में तो थी 702, 2012 में अपने को मिल जाएंगी ये 938, और 2013 में अपने पास ये कितनी थी इसकी वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास मिल जाएगी 270। ठीक है, इतनी बुक्स थी अपने पास पोइट्री, ये होगी पोइट्री। अब बात कर लेंगे स्टोरी की, और फिर अपने पास एक हो जाएगा टोटल, यही बुक्स थी अपने पास। चलिए अब देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए हमको वैल्यू चाहिए, m% की वैल्यू चाहिए, n% की चाहिए और k% की चाहिए, इन सब की वैल्यू चाहिए। इसके लिए आते हैं अपने पास नोट पे। नोट में हमको 3 इक्वेशन दी हुई है और 3 ही वेरिएबल्स अपने पास, तो इनकी वैल्यू निकल सकती है अपने पास यहाँ से। फर्स्ट में देखो k की वैल्यू दे रखी है, k इज इक्वल टू n-1, और सेकंड में क्या रखा है n प्लस k इज इक्वल टू 95, यानी कि मैं इससे k की वैल्यू इसमें रख देता हूँ। जब मैं k की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो ये आता है अपने पास 2n माइनस n इज इक्वल टू 95, एंड थर्ड इक्वेशन हमको दे रखी है n प्लस m इज इक्वल टू 115, ये कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास 3n, ये देगा 210, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 70। ठीक है, n की वैल्यू 70 आती है तो यहाँ से m की वैल्यू भी मिल जाएगी अपने को, ये हो जाएगी 45। ओके, थर्ड वैल्यू कौन सी रहेगी अपने पास, k की वैल्यू रहेगी, k की वैल्यू है n माइनस n, ये आ जाएगी 25। सारी वैल्यूज मिल चुकी है हमको, सेम ये वैल्यू इसमें मैं पुट कर देता हूँ। m की वैल्यू आ जाएगी 45%, n आ जाएगा अपने पास यहाँ से 70% और k आ जाएगा अपने पास यहाँ से 25%। सबकी वैल्यू मिल चुकी है आपको। अब देखो
पोइट्री बुक्स कितनी थी ये हमको पता है, वो कितने परसेंट थी टोटल का ये भी हमको पता है, और दो ही बुक्स थी, पोइट्री बुक और स्टोरी बुक। इससे मैं स्टोरी बुक की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, 702 जो अपने पास पोइट्री बुक है 2011 की, ये मुझे पता है 45% है, और इसमें जो स्टोरी बुक होगी वो कितने परसेंट होगी, 55% हो जाएंगी। यानी इसका मैं 9/11 कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को यहाँ से। ये आ जाएगा अपने पास 8 11 77, 585, ठीक है। फिर अपने पास है 938, ये कितना परसेंट था, ये 70% था, ये देखिए 7/3। तो ये आ जाएगा अपने पास 402, ठीक है। उसी तरह 2013 के निकाल लेते हैं, ये था अपने पास 270, 25% था। तो इसका बचा हुआ अपने पास हो जाएगा स्टोरी बुक हो जाएगा, ये आ जाएगा 810, ठीक है। इनका टोटल भी निकाल लेते हैं यहाँ से, अपने पास आ जाएगा 1560, और फिर ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1340। नेक्स्ट वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1080। पोइट्री बुक भी आ गई, स्टोरी बुक भी आ गई एंड टोटल बुक्स भी आ गई, सारी तीनों बुक्स निकल चुकी हैं अपने पास। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको पहले वीडियो को पोस्ट पे खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। आप पहले हर क्वेश्चन को खुद से ही करने का ट्राई किया करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप ही को क्वेश्चन करने, मैंने नहीं सॉल्व करने वहां पर। इसमें कहा गया नंबर ऑफ पोइट्री बुक प्रिंटेड इन 2014 इज इक्वल टू 10m प्लस k प्लस 5। नंबर ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2014, 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड इन 2014। ओके, नंबर ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2011 इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2014। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2014 की। अभी तक हमारे पास 2013 तक की बात थी, अब 2014 की बात कर रहे हैं। जो ये कह रहा है कि 2014 में जो पोइट्री बुक है उसका टोटल दे रखे हैं हमको 10m प्लस k प्लस 5, ठीक है। m और k की वैल्यू थी हमारे पास, m की वैल्यू थी 45, k की वैल्यू थी 25। m की वैल्यू थी 45, k की वैल्यू थी अपने पास 25, 5, ये आ गया अपने पास 480। टोटल नंबर ऑफ पोइट्री बुक जो थी 2014 में इतनी इतनी थी अपने पास 480। फिर कहा गया था स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2014 इज 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक प्रिंटेड इन 2014। यानी कि जो स्टोरी बुक थी वो 60% थी टोटल का, टोटल थी अपने पास 10, तो स्टोरी 60 थी, पोइट्री कितनी हो जाएगी 4। ये कह रहा है कि इसी रेशियो में थी अपने पास, ठीक है। और ये हमने निकाली थी पोइट्री बुक, तो इससे अपने पास स्टोरी बुक की वैल्यू भी निकाल देते हैं। ये आ जाएगी 720, और टोटल आ जाएगी यहाँ से अपने पास 1200, ठीक है। 2014 की सारी बुक निकल चुकी। फिर हमें कहा गया था कि नंबर ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2011 हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2014। यानी कि स्टोरी बुक जो 2011 में थी वो कितनी ज्यादा थी जितनी स्टोरी बुक 2014 में थी, ठीक है। 2014 में स्टोरी बुक थी 720, 2011 में स्टोरी बुक थी अपने पास 858, ठीक है। तो ये इससे कितनी ज्यादा थी, लेस कर देते हैं अपने इसको, 133 ज्यादा थी इसमें अपने पास। इसकी वैल्यू बतानी है हमको। ओके, तो हमारे पास वैल्यू किसकी किसकी थी, एक तो एम एन और एन के, एम एन और के 40 45 70 50, ये वैल्यू थी अपने पास एम एन और के की, ठीक है। अब हमको 133 फाइंड करना है इन चारों ऑप्शंस में से। सबसे पहले अपने पास n प्लस 68, एन प्लस 68 करता हूँ तो ये तो वैसे ही नहीं आता। फिर अपने पास 3m, 3m से भी नहीं आता। फिर है 6k, 25 150 माइनस 118, क्या इससे मेरी वैल्यू आती है, इससे भी नहीं आती। फिर आता है अपने पास m और k, क्या इससे मेरी वैल्यू आती है, बिल्कुल इससे भी नहीं आती। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नन ऑफ दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं। इसमें हमें कहा गया नंबर ऑफ पोइट्री बुक प्रिंटेड इन 2015 12 लेस देन 7 टाइम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टोरी बुक प्रिंटेड इन 2011 एंड 2013। ओके, एंड नंबर ऑफ पोइट्री बुक प्रिंटेड इन 2015 इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ पोइट्री बुक प्रिंटेड इन 2013। अब एक और साल के बारे में हमको बता रहे हैं, 2015 के बारे में। क्या बता रहे हैं कि जो 2015 में पोइट्री बुक है वो 12 लेस है अपने पास, 7 टाइम डिफरेंस बिटवीन स्टोरी बुक इन 2011 और 13। जितनी भी स्टोरी बुक 2011 और 13 में थी उसका जो डिफरेंस था, ठीक है, उसको 7 टाइम्स, उसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे या उसके बाद 12 लेस करते हैं तो उतनी अपने पास पोइट्री बुक 2015 में आती है। देखो
स्टोरी बुक 2011 और 13 में क्या डिफरेंस था अपने पास, ये थी 2011 की और ये थी अपने पास 2013 की, 48 का डिफरेंस था अपने पास। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसमें 12 लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आया था अपने पास 56, 5, 336 माइनस 12, तो ये वैल्यू अपने पास आई थी 324, ठीक है। ये है अपने पास, ये है अपने पास 2015 की पोइट्री बुक्स, ठीक है। इतनी पोइट्री बुक प्रिंटेड हुई थी। अब हमें कहा गया कि ये जो 2015 की पोइट्री बुक थी, ये कितने परसेंट ज्यादा थी अपने पास पोइट्री बुक जो 2013 में थी, ठीक है। 2013 में पोइट्री बुक थी अपने पास 270 की, उसमें से लेस कर देना है अपने को इसको, यानी कि 54 वैल्यू हमको बताना है कि, अच्छा परसेंटेज पूछा था ना हमको कितने परसेंट ज्यादा थी, तो परसेंटेज में आ जाएगा 54, 20%। अब देखो इसमें किसकी वैल्यू 20% आती है, अपने एक तो ये वाले थे ना 45, 70, 25, एम एन और के, हाँ। एम है अपने पास 45, 45 इंटू 6 कर देते हैं तो ये आता है 270 माइनस 8 के, 8 है 200, तो ये वैल्यू आ गई 70, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड आया अपने पास के माइनस 5 यानी 20, ये अपने पास राइट है 20%, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 20% या के माइनस 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पोएट्री बुक्स प्रिंटेड इन ऑल द थ्री टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक इन ऑल द थ्री टुगेदर। तीनों का डिफरेंस बताना है हमको इसी वैल्यू में, एम एन और के की वैल्यू में, ठीक है। तीनों का डिफरेंस कर लेते हैं, पोएट्री का भी कर लेते हैं और स्टोरी बुक का भी कर लेते हैं यहाँ से। चल भी आता 2070 और ये अपने पास डिफरेंस आ जाता है 8, 9, 11, 10, 17, 18, 19, 1910, तो ये अपने को वैल्यू मिल जाती है यहाँ से 160 की। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 160 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है तीनों में से। अब हमारे पास वैल्यू थी इसमें 45, 70 और 25, एम एन और के की वैल्यू थी अपने पास, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 3m, ठीक है, 3m प्लस 60, तो 3m की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 135 प्लस 60, ये तो बनती नहीं अपने पास वैल्यू। नेक्स्ट है अपने पास n प्लस 3m, n है अपने पास 70 प्लस 3m, ये भी नहीं आती अपने पास। फिर अपने पास 8m, 8m की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 360, ठीक है, 360 माइनस 6n यानी 420, तो वैसे माइनस में जा रही है। लास्ट वैल्यू अपने पास के 625 माइनस 6n 420 माइनस 45, यानी कि इसमें से लेस कर देना है अपने को 465, तो ये वैल्यू आ जाती है अपने पास 160। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 160। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए वीडियो को पॉज करें और बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आपके हर मेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसलिए वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें फर्स्ट क्या रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो है वो 40 सेंटीमीटर मोर है अपने पास एरिया ऑफ ब्रेथ से, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है वो अपने को दे रखे हैं 1176। मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया इन द सर्कल दैट कैन ड्रॉन इनसाइड द रेक्टेंगुलर, यानी कि एक कोई रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसमें से हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये टच हो जाएगा इसको, तो ये बताना है कि सर्कल मैक्सिमम एरिया कितना ले लेगा इसको, ठीक है। बनाते हैं इसको। लेंथ और ब्रेथ का हमें बता रखा है, जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से, ये हो जाएगी एक्स प्लस 14, ठीक है। एरिया होता है एल इंटू बी, ये आ जाएगा एल स्क्र प्लस 14x इज इक्वल टू 1176, ठीक है। एल स्क्र प्लस 14x माइनस 1176 इज इक्वल टू 0। इसके जो दो रूट्स निकालो, क्या निकल सकते हैं इसके दो रूट्स, इसमें निकल सकते हैं अपने पास 30, 30, 35 भी नहीं, 40, 40 और 30, 10 भी नहीं था, 42 बनते हैं, माइनस का 42 प्लस का 28,
ये दो रूट बनते हैं इसके पास। माइनस में वैल्यू हो नहीं सकती, इसका मतलब एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी 28। एक्स की वैल्यू 28 है, इसका मतलब जिसकी ब्रेथ हो जाएगी वो 20 हो जाएगी, और जिसकी लेंथ हो जाएगी उसमें 14 और ऐड कर देते हैं अपने, यानी कि 42। ठीक है, 42 होगी। इसका मतलब जो अपने पास जो सर्कल बनाया है उसकी जो डायमीटर आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 28, ये आएगा 28। तो आर कितनी आ जाएगी यहाँ से, आर आ जाएगी अपने पास 14। और हमको बताया गया था, पूछा गया था एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 14, तो ये आ जाएगा 12/7 इंटू 14 मल्टीप्लाई 14, 28 और 30 इंटू 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 616। इन क्वांटिटी वन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 616। ओके, फिर हमें देखिए द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 576 माइनस 1800। इसके दो रूट्स निकालने हैं, इसके दो रूट्स कौन से हो जाएंगे अपने पास, एक ही होते हैं, 1860 और 3 होता है अपने पास, यानी ये आ जाएगा प्लस का 600 माइनस का 3, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी क्वांटिटी 2 आ जाएगा अपने पास प्लस का 600 एंड माइनस का 3। तो क्वांटिटी 1 है अपने पास, ये ज्यादा है क्वांटिटी 2 से, इसलिए अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। इसमें हमें कहा गया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज 240। ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट 9 AM, रीचेस पॉइंट बी 12 PM। ठीक है, दो पॉइंट है देखो ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखे 240 किलोमीटर। ट्रेन ए स्टार्ट होती है अपने पास 9 AM से, और ये पॉइंट बी पे पहुंचती है अपने पास 12 पे। ठीक है, यानी इसको कितना टाइम, 3 घंटे लगते हैं और 1/5, इतना टाइम इसको ट्रेन को कवर करने में लग जाता है। सारा डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को इतना टाइम लगता है। तो इससे हमको ट्रेन की स्पीड मिल सकती है, जब डिस्टेंस पता है हमको, टाइम पता है हमको। 16 × 5 तो ये आ जाएगा अपने पास 8×2 = 16, 8×3 = 24, 75 km/h ट्रेन की स्पीड है अपने पास, km/h आई है अपने पास स्पीड। ठीक है, सबसे पहले क्वांटिटी 1 में हमें कहा गया रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ बस 5:4। ठीक है, ट्रेन और बस की स्पीड आ गई, तो बस की स्पीड भी आ जाएगी अपने पास 5:4 है, बस की स्पीड आ जाएगी 60। देन इन व्हाट टाइम द बस विल रीच पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, तो कितने टाइम में बस जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचेगी। टोटल डिस्टेंस है 240, 60 km/h की स्पीड से चलती है, तो बस पहुंचेगी 4 आवर्स में। क्वांटिटी 1 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएंगे 4 आवर। क्वांटिटी 2 में कहा गया इफ द स्पीड ऑफ बस इज 72% ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन, देन व्हाट टाइम इन सेकेंड्स, अब बात सेकंड में हो रही है, बाइक विल क्रॉस 60 मीटर लॉन्ग टर्म। अब बात कर लेते हैं बाइक की, स्पीड है जो बाइक की वो 72% है। ठीक है, सेकंड में बात हो रही है, हमको ट्रेन की स्पीड km/h में पता थी, तो km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 कर लेंगे। ठीक है, और इसका भी कहा गया हमको 72% है, इसको काट लेते हैं, 18×72 4 25, ये कट जाएगा 5 से, तो इस बाइक की स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पे अपने पास, ये आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बाइक 15 मीटर पर सेकंड में 60 मीटर लॉन्ग टनल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो ये क्रॉस करेगी 60/15, यानी कि 4 सेकंड में। 4 सेकंड में बाइक इस टनल को क्रॉस करेगी, इसका मतलब क्वांटिटी 2 भी आ गया अपने पास 4, क्वांटिटी 1 भी था 4, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। इसमें हमें कहा गया है कि सी प्रेजेंट एज जो है वो 120% है ए की प्रेजेंट एज, एंड 150% है बी की प्रेजेंट एज। ठीक है, सी की प्रेजेंट एज और ए की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखे हमें 6:5, और सी की एज को बी से भी कंपेयर किया गया, जो कि कह रहा है 150% है बी से, यानी 3/2 या 6/4 बी की, और तीनों का रेशियो आ जाएगा 4:6:5। फिर हमें कहा गया कि ए की जो एज है वो आफ्टर 10 ईयर विल बी 40% मोर देन बीज एज आफ्टर 5 ईयर। ए की एज है मान लेते हैं 5x, आफ्टर 10 ईयर 40% ज्यादा मतलब 7/5 है। किसकी, जो बी की एज आफ्टर 5 ईयर है, तो बी की एज थी अपने पास 4 है, 5 साल बाद बी की एज कितनी होगी उससे, अब ये आ जाएगा अपने पास 25x + 50, ये आ जाएगा 28x + 35। एक्स की वैल्यू आती है यहाँ से 15, तो 5 आ जाएगी अपने पास एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हमको इसमें फाइंड करना था एवरेज प्रेजेंट एज ए बी एंड सी, ए बी और सी की एवरेज प्रेजेंट एज क्या होगी। देखो इनका एवरेज निकाल लेते हैं, 15 5। ठीक है, तो ए बी और सी की एवरेज एज क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 25।
ठीक है, अब चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। क्वांटिटी 2 में कहा गया हमें आफ्टर 5 years सी एज विल बी m% मोर देन बीज एज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आफ्टर 5 years सीज एज, देखो अभी तक हमको रेशियो पता है, क्या कहते हैं, ये पता है, इनकी एज पता चल गई थी अपने को। इनकी एज थी अपने पास, सी की एज थी 30, बी ए की एज थी 25 और बी की एज थी 20। तो 5 साल बाद सी एज विल बी, सी की एज जो 5 साल बाद हो जाएगी वो हो जाएगी 35, m% मोर देन बीज एज। तो 5 साल बाद बी की एज कितनी हो जाएगी 25, तो कितनी परसेंट ज्यादा हो जाएगी ये अपने पास, ये हो जाएगी अपने पास 40% ज्यादा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 40, क्वांटिटी 1 था 25, क्वांटिटी 2 आ गई 40, इसका मतलब क्वांटिटी 1 जो अपने पास लेस देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें, वीडियो को पॉज और बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें कहा गया है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर मार्कअप एन आर्टिकल बाय 400, ठीक है, अपने आर्टिकल को 400 रुपए से बढ़ा देता है, वो मार्केट प्राइस रखता है, एंड सोल्ड इट 5% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस, ठीक है, उस पर 5% डिस्काउंट पे बेच देता है वो। इफ ही रिसीव्ड 180 रुपीज प्रॉफिट देन फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो उसका आर्टिकल का मार्केट प्राइस बताओ। देखो मान लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस था एक्स था, मार्केट प्राइस कितना है उसका एक्स प्लस 400, 400 से इंक्रीज कर दिया था उसने। फिर ये कह रहा था कि उसने सोल्ड किया था 5% डिस्काउंट पे मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस से 5% डिस्काउंट पे सोल्ड किया तो उसका सेलिंग प्राइस आ गया, 5% का डिस्काउंट मिल गया, सेलिंग प्राइस आ गया। और इसी से सेलिंग प्राइस उसने सोल्ड किया तो ये 180 रुपीज का प्रॉफिट भी दे रहा था उसको। और सेलिंग प्राइस दो तरह से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके और मार्केट प्राइस में डिस्काउंट लेस करके। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो ये आता है अपने पास एक्स प्लस 180 सेलिंग प्राइस, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि एक्स प्लस 400 उसका 5% डिस्काउंट पे यानी 95/100। ये दोनों अपने को सेलिंग प्राइस मिल चुकी है, ठीक है, इसको काट लेते हैं अपने, 19/20 आए थे अपने पास, तो ये आता है अपने पास 20x प्लस 3600 इज इक्वल टू 19x प्लस 7600, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आती है अपने पास यहाँ से, ये आती है 4000। ओके, x की वैल्यू 4000 आ गई, हमको मार्केट प्राइस चाहिए था, ये था x प्लस 400, यानी मार्केट प्राइस कितना आ गया, ऑप्शन 1 आ गया अपने पास 4400। क्वांटिटी 1 का आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। क्वांटिटी 2 में हमें कहा गया कि अ पर्सन इन्वेस्टेड 15,000 इन स्कीम ए फॉर 2 years which gives simple interest 30% rate of, and he invested the interest amount received from scheme A in scheme B for 2 years which give compound interest दे रखा है उनको 20% का compound annually, find the amount of interest received from scheme B। देखो कोई पर्सन है, उसने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे एक स्कीम के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट से 30% 2 years के लिए, 60% 9,000 रुपये का उसका इंटरेस्ट मिला था, ठीक है। अब ये कहता है कि ही इन्वेस्टेड द इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए, यानी जो स्कीम ए से उसको इंटरेस्ट मिला है 9,000 रुपये, ये इसने स्कीम बी में डाल दिया था, ठीक है। स्कीम बी में डाला 20% पे 2 years के लिए, यानी कि 90 × 44, मैंने समझाया हुआ आपको सारा कुछ, 3,960 रुपये का इंटरेस्ट मिला उसको। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी, तो स्कीम बी से उसको कितना इंटरेस्ट मिला है 3,960 रुपये। इसका मतलब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बनाएं इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं। इसमें हमें कहा गया द इनलेट पाइप अपने पास पी एंड क्यू टुगेदर कैन फिल अ टैंक 45/4 मिनट्स, ठीक है। इनलेट पाइप पी एंड आउटलेट पाइप आर टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट। देखो तीन पाइप है अपने पास पी क्यू एंड आर, पी एंड क्यू दोनों इनलेट पाइप है यानी जो पानी इंजेक्ट करती है टैंकी के अंदर, एंड आर जो है वो अपना आउटलेट पाइप है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये पानी निकाल देती है टैंकी में से। जब मिलकर पी और क्यू काम करती हैं तब ये 45/4 टाइम्स में टैंकी को फिल कर देती है, ठीक है। जब ये पी और आर मिलकर काम करते हैं तब ये 36 मिनट में उस टैंक को फुल कर देते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 180, ठीक है। तो ये रहेगा 5 और ये रहेगा अपने पास 18 4 4 16, ठीक है। तो पी और क्यू क्या आ गया अपने पास, एफिशिएंसी आ गई 16
और पी और आर की आ गई 5। ओके, अब हमको ये दे रखा था कि एफिशिएंसी क्यू एंड आर की, देखो क्यू और आर की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 6:5। आर जो है अपने पास आउटलेट पाइप है। देखो पी की एफिशिएंसी दोनों के अंदर सेम है, सिर्फ फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्यू की एफिशिएंसी ऐड है और सेकंड के अंदर हमने आर की एफिशिएंसी लेस की है। ठीक है, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी को मान लेता हूँ एक्स, देखो ठीक है, तो यानी कि इसमें पी की एफिशिएंसी निकालनी है पी और क्यू में से, इसमें मैं क्यू की एफिशिएंसी लेस कर दूंगा तो पी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 6x, ये आ गई पी की एफिशिएंसी। यहाँ से मैं पी की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा अपने पास, टोटल एफिशिएंसी थी 5। अब देखो इसको ध्यान से देखना, अब इसके अंदर जो आर की एफिशिएंसी है ना वो ऑलरेडी लेस हो चुकी है। ठीक है, आर की एफिशिएंसी वो ऑलरेडी लेस हो गई क्योंकि आर जो अपने पास ये आउटलेट पाइप है, इनलेट पाइप नहीं है, आर आउटलेट पाइप है। पी के अंदर जब हमने आर की एफिशिएंसी लेस की थी तब अपने पास पी और आर की कंबाइंड एफिशिएंसी आई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा +5x, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से 11x की वैल्यू आ गई 11, यानी x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। x की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, जो हमने q और r की एफिशिएंसी मानी थी वो सेम एफिशिएंसी थी, इसका मतलब q की एफिशिएंसी थी 6, r की एफिशिएंसी थी 5 और p की एफिशिएंसी होती है अपने पास 10। ये आ गया अपने पास पी क्यू एंड आर की इंडिविजुअल एफिशिएंसी। फिर हमें क्वांटिटी 1 में कहा गया था इफ द एफिशिएंसी ऑफ q इज m% ऑफ दैट ऑफ पाइप p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, क्यू की एफिशिएंसी अगर पी की एफिशिएंसी की m% है तो वो m की वैल्यू बतानी है, तो क्यू की एफिशिएंसी है 6, पी की है 10, ये कितने परसेंट है 60%, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई 60, क्वांटिटी 1 आ गया अपना 60। फिर क्वांटिटी 2 में कहा गया था टाइम टेकन बाय इन मिनट्स बाय क्यू एंड आर टुगेदर टू फिल 1/3 ऑफ द टैंक, 1/3 ऑफ टैंक, टोटल टैंक कितना है 180, उसका 1/3 कितना हो जाएगा अपने पास 60, 60 टैंक को फिल करना है क्यू और आर में, तो क्यू और आर की एफिशिएंसी ऐड करते हैं 6 प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी -5 क्योंकि आर तो आउटलेट पाइप है अपने पास, तो ये रहेगा 1, तो कितने टाइम में 60 सेकंड में, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी इसमें 60। इसका मतलब जब अपने पास देखो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई थी 60 और क्वांटिटी 2 की वैल्यू कितनी है 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बनाए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाए इस क्वेश्चन को। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आरबी असिस्टेंट मेंस में आपके आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए बनाए इसको खुद से। इसमें हमें कहा गया है कि अ कंटेनर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 4:3 and container B contain milk and water 3:2. If 40% of mixture from container A and 60% mixture of container B mix in empty container C, then the ratio of milk and water in container C becomes 17:12. Okay, देखो तीन मिक्सचर है अपने पास, ए बी कंटेनर है इन सी, उसमें मिक्सचर है अपने पास। ए के अंदर जो मिक्सचर है वो अपने वैल्यू है 4/3 रेशियो में, बी में जो है वो अपने पास है 3/2 के रेशियो में। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इन दोनों में से पहले फर्स्ट में से तो हमने लिया 40%, बी में से लिया हमने 60%, इन दोनों को पुट कर दिया हमने कंटेनर सी के अंदर। ठीक है, तब जो मिल्क और रेशियो वाटर बना उसका रेशियो था अपने पास 17:12, उसके बाद जो मिल्क और वाटर का रेशियो बना वो रेशियो था अपने पास 17:12। ठीक है, अब यहाँ पे है 4 और 7, तो मैं इसको कैसे कर दूँ ताकि 7 से कट देना मेरे पास, ये इसको मैं मान लेता हूँ 70x, इसको मैं मान लेता हूँ 100 टोटल क्वांटिटी। ठीक है, 70x को 100 आ गई इसकी टोटल क्वांटिटी, 40% लिया तो ये आ गया 28x, तो मैंने इसमें से ले लिया, 60y मैंने बी में से ले लिया। तो जब इसमें से निकाला अपने ने तो इसमें बनता है अपने पास मिल्क और वाटर बनता है, ए के अंदर जो 28x का निकाला अपने ने ये होता है 4 16x 12y 12x सॉरी 16x और 12x, एंड बी के अंदर जब अपने मिल्क और वाटर निकाला 36y 24y। ठीक है, ये अपने पास निकला, और ये निकाला किस रेशियो में था अपने ने 17:12 में निकाला था, तो ये हो जाएगा 16x प्लस मिल्क और वाटर था अपने, ठीक है ना, हाँ, प्लस 36y ऑन 12x प्लस 24y, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, ये वैल्यू थी अपने पास 17/12 की। ठीक है, इसको काट लेते हैं अपने पास, ये आ जाएगा 2, वो तो कटता ही नहीं है ना अपने पास कुछ, ये आता है 17x प्लस 34y इक्वल टू 16x प्लस 36y, यानी कि x की वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 2y, जो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 2y,
x इज इक्वल टू 2y का क्या मतलब है अपने पास? इसका मतलब है कि जहाँ पे हमने x को लिया उसको हम 2y से मल्टीप्लाई कर दें तो कहीं ना कहीं हमारे पास a और b की एग्जैक्ट वैल्यू एक टेबल पे वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है इसके अंदर, हमको फाइंड करना था रेशियो फाइंड करना था हमको, रिमेनिंग मिल्क इन कंटेनर ए एंड रिमेनिंग वाटर इन कंटेनर बी। तो रिमेनिंग मिल्क इन कंटेनर ए, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में मिल था अपने पास 40x का, ठीक है। मिल्क उसमें से अपने मैंने 16x का मिल्क तो निकाल लिया था, ठीक है ना। 40% निकाल लिया, बचा 60%, यानी कि 24y 24x ये मिल्क बचा था। और वाटर कितना बचा अपने पास, वाटर था कितना टोटल था अपने पास 100y, ठीक है। 60 निकाल लिया था, 40y अपने पास वाटर बचा हुआ था उससे, 60% निकाला था ना अपने ने, सॉरी सॉरी, यानी कि 40 वाटर था इसमें अपने पास, 60 मिल्क था, ठीक है। वाटर का 60% अपने ने निकाल लिया था, तो 40% बच गया था वाटर, ये सब 16y। इतना मिल्क बचा है, इतना वाटर बचा है, लेकिन जो x है ये 2y है अपने पास, तो ये आ जाएगा अपना 48 और 16, ये आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 3:1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। इससे हमें कहा गया कि ए इन्वेस्ट करता है x इन 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, ठीक है। ए जो है ये इन्वेस्ट करता है x रुपीज 10% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। एंड x माइनस 2000 ये इन्वेस्ट करते हैं 20% के सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, ठीक है। जब दोनों इन्वेस्ट करते हैं, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द स्कीम टुगेदर आफ्टर 5 ईयर अगेन इन्वेस्ट टू 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों से जो उसने इंटरेस्ट फाइंड किया था, ये जो इंटरेस्ट मिला अपने को, ये तो मिला 0.5x का, ठीक है। यहाँ से, और जो यहाँ से अपने को इंटरेस्ट मिला था ये था अपने पास 5 कट जाएगा x माइनस 2000 का, यानी जो टोटल इंटरेस्ट अपने को यहाँ से मिला ये था 1.5x माइनस 2000, ये इंटरेस्ट मिला अपने को यहाँ से। अब इसके बाद ये कहता है कि जो ये इंटरेस्ट मिला इसको इसने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 इयर्स के लिए लगा दिया। 1.5x माइनस 2000 को 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 इयर्स के लिए लगा दिया, ठीक है। इफ टोटल ऑफ रुपीज 7040 अर्न एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे इसने जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया था वो था 7040। तो हमको वैल्यू बतानी है एक्स की, एक्स की इसमें वैल्यू क्या थी ये बतानी है, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 11 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 से 44, तो फिर 4 से काट लेते हैं इसको, ये कट देते हैं बस 160, यानी कि 1.5x माइनस 2000 की वैल्यू आती है अपने पास 16000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से, ये हो जाएगी 18000 1.5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अपने पास, ये आ जाएगी 12000। हमको फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 12000। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डेली ऐसी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो किया करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।